हेलो, दिस इज डॉक्टर रुपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अब आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है एंकल जॉइंट। लास्ट की वीडियो में ही हमने डिस्टल और प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट के बारे में देखा था और उससे पहले जो है वो एंकल एंड फुट कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा था। तो अगर तो अभी तक आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, तो आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो एंकल जॉइंट के ऊपर है। सबसे पहले एंकल जॉइंट जो है वो साइनोवियल हिंज जॉइंट है। साइनोवियल हिंज जॉइंट टाइप है उसका। अब उसकी आर्टिकुलर सरफेसेस, सबसे पहले आर्टिकुलर सरफेसेस में ये जो एंकल मॉर्टिस बनता है टिबिया और फिबुला की वजह से डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट आ जाता है। तो ये पूरा जो है ये प्रॉक्सिमल सरफेस है। डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट दैट इज मॉर्टिस, वो जो है यहाँ पे जो टेलस होता है उसके साथ जो है डिस्टली जो है ये जॉइंट बनता है एंकल जॉइंट। तो सबसे पहले अगर ये टेलस है, यहाँ पे देखा जाए, अगर हम साइड से ऐसे अपना एंकल देख रहे हैं तो ये टेलस के ऊपर टिबिया होता है, टिबिया फिबुला, पूरा एंकल मॉर्टिस। तो ये वही बताया है कि टिबिया फिबुला, डिस्टल टिबिया फिबुला और उसके साथ जो है ये टेलस, ये दोनों मिलके जो है फिर वो एंकल जॉइंट बनाते हैं। अब एंकल जॉइंट की ये जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है मतलब टेलस, अब ये किस तरह से होती है? सबसे पहले लेटरली फिबुला होता है और मीडियली टिबिया होता है। तो यहाँ पे टेलस पे 3 फैसेट होते हैं। एक लेटरल फैसेट जो फिबुला के लिए होता है, एक मीडियल फैसेट जो टिबिया के लिए होता है और एक सुपीरियर फैसेट होता है, वो बीच में ट्रोक्लियर फैसेट भी उसे बोलते हैं। So, distal articular surface, that is talus, consists of 3 facets. First, lateral fibular facet. Fibular facet जो होता है वो large होता है। Second, medial tibial facet जो small होता है और third, trochlear या superior facet. अब ये जो है फिबुलर फैसेट जो है वो लार्ज होता है, उसके काफी यूजेस हैं, वो काफी फायदेमंद भी है। हमने एंकल कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो में देखा था, एंकल और फुट कॉम्प्लेक्स वाली में, कि फिबुला की जो है वो मोबिलिटी ज्यादा होती है। वो मोबिलिटी ज्यादा इसीलिए हो पाती है क्योंकि ये जो फिबुलर फैसेट है वो लार्ज होता है। अब कोई भी फैसेट है वो लार्ज होगा तो ज्यादा मूवमेंट होगी। जैसे कि ये जो है एक छोटा सा फैसेट है, इतना सा ही है, तो यहाँ पे ये फिबुला है तो कम मूव कर पाएगा। लेकिन अगर ये फैसेट बढ़ जाए तो फिबुला ज्यादा मूव कर पाएगा। तो ऑब्वियसली फिबुलर फैसेट ज्यादा है तो उसकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी। जैसे कि ये फैसेट है, मैंने अभी बताया, अगर ये इतना ही है, इतना पोर्शन ही फैसेट है तो ये फिबुला कम मूव करेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा मूव करेगा। तो फिबुलर फैसेट लार्ज होने के मोबिलिटी में काफी फायदे हैं। अब नेक्स्ट है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में जो है कैप्सूल और लिगामेंट्स, उसके बारे में देखना है। सबसे पहले एंकल जॉइंट का कैप्सूल। एंकल जॉइंट का ये जो कैप्सूल होता है वो काफी थिन होता है और एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो है ये वीक होता है। वैसे तो कैप्सूल थिन ही होता है एंकल जॉइंट का, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियरली वीक हो जाता है। इसीलिए एंकल जॉइंट की स्टेबिलिटी जो है वो लिगामेंट्स पे ज्यादा डिपेंड है। So, capsule of ankle joint is thin and especially weak anteriorly and posteriorly. The stability of ankle joint depends upon ligaments. अब ligaments कौन से आते हैं? सबसे पहले ये जो एंकल मॉर्टिस है, मतलब यहाँ पे टिबियोफिबुलर लिगामेंट आएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और यहाँ पे जो है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आएगी। तो ऊपर प्रॉक्सिमल सरफेस पे 3 आए। For stability of mortise, posterior and anterior tibiofibular ligament and tibiofibular interosseous ligament. अब डिस्टली देखा जाए तो डिस्टली जो है एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आता है और दूसरा जो है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट आता है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है जो मीडियल साइड होता है। अब ये जो एंकल जॉइंट है इसके एक मीडियल साइड लिगामेंट और एक लेटरल साइड, ऊपर का तो हमने देख लिया। मीडियल साइड जो होता है उसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलेंगे, जो लेटरल साइड होता है उसे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलेंगे।
सबसे पहले अभी देखना है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है, सबसे पहले उसी को डेल्टॉइड लिगामेंट भी बोलते हैं। ये लिगामेंट काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसके जो है सुपीरियर और डीप 2 फाइबर्स होते हैं और ये जो है टिबियल मेल्युलर से अराइज होता है। जैसे कि ये फुट का मीडियल साइड बताया हुआ है, ये कैल्केनियम है, ये पूरा टेलस है, ये नेविक्यूलर है, ये मिडल क्यूनिफॉर्म है, फिर ये मेटाटार्सल है फर्स्ट, फिर ये जो है फेलिंजिस है, ठीक है। तो ये मीडियल साइड है और ऊपर यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरह से टिबिया होता है और फिर साथ में फिबुला आता है इस तरह से। तो हम जो है यहाँ पे टिबिया ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, पूरा टिबिया आएगा। अब होता क्या है कि ये जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है इज ऑल्सो नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट। इट इज फैन शेप, इट हैज सुपरफिशियल एंड डीप फाइबर which arises from the medial border of tibial malleolus। ये जो है tibial malleolus है, यहाँ से अराइज होंगे इसके फाइबर्स मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के। अब होता क्या है कि एंटीरियरली सबसे पहले ये नेविक्यूलर बोन पे आते हैं, डिस्टली जो है टेलस पे आते हैं और पोस्टीरियरली जो है कैल्केनियम पे अटैच होते हैं। तो इस तरह से पूरा फैन शेप बनता है। एंटीरियरली नेविक्यूलर, डिस्टली टेलस और पोस्टीरियरली जो है वो कैल्केनियम पे जो है अटैच होते हैं। ये पोस्टीरियरली थोड़ा होता है, इस तरह से नहीं होता है। So it has superficial and deep fiber which arise from the border of tibial malleolus। tibial malleolus से arise हुए and insert on the navicular bone anteriorly navicular bone पे होंगे and talus and calcaneum distally and distally talus पे, posteriorly calcaneum पे। This ligament is extremely strong और ये जो लिगामेंट होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो है हम नेक्स्ट लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में देखेंगे। अब जो एंकल जॉइंट है उसमें लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है उसके 3 बैंड्स होते हैं। पहला एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और थर्ड है कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। अब यहाँ पे जो है ये फिबुला है और ये टेलस है। सबसे पहले एंटीरियर टेलोफिबुलर, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर और एक जो होता है वो कैल्केनियोफिबुलर। इस तरह से अगर ये टेलस है और ये जो है कैल्केनियम है और ये फिबुला है तो एंटीरियर टेलोफिबुलर, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर एंड कैल्केनियोफिबुलर। तो ये 3 लिगामेंट्स होते हैं। अब इनमें से जो है एंटीरियर पोस्टीरियर टेलोफिबुलर वो हॉरिजॉन्टली रन करते हैं, जबकि कैल्केनियोफिबुलर जो है वो वर्टिकली रन करता है। अब जो है इसका फंक्शन क्या है? अब ये जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो इन्वर्जन और सुपाइनेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ये लेटरल साइड है, इस तरह है, तो इन्वर्जन और सुपाइनेशन इन 2 मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। Generally, lateral collateral ligament is weaker and more susceptible to injury than medial collateral ligament। अब ये जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के कंपैरिजन में वीकर भी होता है और इसमें इंजरी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। आउट ऑफ ऑल बैंड्स, अब ये जो 3 बैंड है इनमें से सबसे वीकेस्ट होता है एंटीरियर टिबियोफिबुलर। ये जो टेलोफिबुलर, एंटीरियर टेलोफिबुलर जो है वो सबसे वीकेस्ट वन होता है और मोर कॉमनली इंजर्ड होता है। जब पर्सन प्लांटर फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन, इन्वर्जन, इन शॉर्ट जब सुपाइनेशन होता है तब इसके इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जबकि कैल्केनियोफिबुलर जो है जब एंकल डोर्सीफ्लेक्स और इन्वर्टेड, ये डोर्सीफ्लेक्स और इन्वर्टेड दोनों साथ में हो तब जो है कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट जो है वो स्ट्रेस्ड होता है। और पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट इज रियरली टोन इन आइसोलेशन। और ये जो पोस्टीरियर टेलोफिबुलर है वो आइसोलेशन में कभी कभी ही टोन होता है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर एंटीरियर टेलोफिबुलर या कैलोफिबुलर में इंजरी आई है तो वो साथ में जो है टोन होता है। बट स्ट्रेस इन एंकल डोर्सीफ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये तीनों उसके बैंड्स के बारे में था। अब जो है
ये दो लिगामेंट तो है, उसके अलावा जो है एक्सटेंसर और पेरोनियल रेटिनाकुलम जो है वो भी एंकल जॉइंट को जो है स्टेबिलिटी देता है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, उसके अलावा एक्सटेंसर एंड पेरोनियल रेटिनाकुलम रेटिकुल। अब एंकल जॉइंट की मूवमेंट्स, एंकल जॉइंट की मूवमेंट्स में एक डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। देखा जाए तो एंकल जॉइंट में दो मूवमेंट होती है, एक डोर्सीफ्लेक्शन, दूसरी प्लांटर फ्लेक्शन। सबसे पहले हम इस तरह से डोर्सीफ्लेक्शन वाली मूवमेंट देखते हैं। वो तो डोर्सीफ्लेक्शन 20 डिग्री तक होती है, 15 to 20 डिग्री। अब इसमें मसल्स होते हैं ट्राइसेप्स सूरी, मतलब गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, जो बैक लेग के बैक में होती है। तो ये जो मसल्स है डोर्सीफ्लेक्शन करवाती है। डोर्सीफ्लेक्शन इज मोर विद फ्लेक्स्ड नी एंड लेस विद द एक्सटेंडेड नी। अब ये जो डोर्सीफ्लेक्शन होता है, जब नी को फ्लेक्स कर दिया जाए तब ज्यादा होगा। जब आप चेयर पे सीटिंग पोजीशन में डोर्सीफ्लेक्शन करोगे या हाई सीटिंग में करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। जब इस तरह से नी एक्सटेंडेड स्टैंडिंग फॉर्म में करोगे तब जो है डोर्सीफ्लेक्शन कम होगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो है गैस्ट्रोक्नीमियस और ये टू जॉइंट मसल है, वो नी और एंकल दोनों पे वर्क करती है, तो उसकी वजह से जो है ये डिफरेंस देखने को मिलता है। इन डोर्सीफ्लेक्शन हेड ऑफ टेलस मूव पोस्टीरियरली। डोर्सीफ्लेक्शन होता है तो अगर यहाँ पे हेड ऑफ टेलस है वो पोस्टीरियरली मूव करता है, पीछे की तरफ मूव करता है ड्यूरिंग डोर्सीफ्लेक्शन। और जब प्लांटर फ्लेक्शन होता है तो टेलस एंटीरियरली, हेड ऑफ टेलस एंटीरियरली मूव करता है। सो इन डोर्सीफ्लेक्शन हेड ऑफ टेलस मूव पोस्टीरियरली। जैसे कि यहाँ पे जो है डोर्सीफ्लेक्शन हुआ तो ये जो हेड ऑफ टेलस है वो पोस्टीरियरली मूव करेगा, और जैसे ही प्लांटर फ्लेक्स हुआ तो हेड ऑफ टेलस जो है वो एंटीरियरली मूव करेगा। अब प्लांटर फ्लेक्शन जो है 40 to 50 डिग्री तक नॉर्मल रेंज होती है। मसल्स जो है इसके टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। अब ये जो है प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, हेड ऑफ टेलस मूव एंटीरियरली। तो ये था एंकल जॉइंट के बारे में, जिसमें हमने उसकी मूवमेंट्स के बारे में देखा, फिर बेसिक्स एंकल जॉइंट, उसका कैप्सूल, लिगामेंट्स, ये सब के बारे में देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।